Subscribe now and press the bell icon. पूरे हरियाणा में मेरी कंस्टिट्यूंसी में 2,19,000 वोट है। पूरे हरियाणा में जो एक परसेंटेज पोलिंग होती है वो टोहाना कंस्टिट्यूंसी की पूरे हरियाणा में सबसे ऊपर रही। 1,07,65 वोट लेकर मैं विधायक बना। लीड मार्जिन में सिर्फ एक जो हमारे हरियाणा प्रदेश के जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो मेरे से 2,500 से 3,000 लीड मार्जिन में मेरे से आगे रहे। बाकी जनता ने मुझे भरपूर आशीर्वाद टोहाना की जनता ने दिया। और जो टोहाना जिस के खिलाफ हमने चुनाव लड़ा वो बड़े पद पे होने के नाते उन्होंने जितना उस पद की पूरी जो पावर यूटिलाइज इलेक्शन में जो बीजेपी की सरकार बन रही है या जिस ढंग से भी उन्होंने वो करना चाहते उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी, क्यों लूटपाट का माल बहुत ज़्यादा था। आगे वो 5 साल में उन्होंने पूरी भड़क निकाली थी अपनी। और गजब की बात देखिए, इतने लीड मार्जिन के बाद जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। अब भी उस प्रेस्टेशन से वो शख्स बाहर नहीं आ पा रहा है कि जनता ने कितना बड़ा थप्पड़ तेरे मुंह पे मार के तेरे को तेरा असली आईना दिखाने का काम किया है, उससे आज भी बाहर नहीं आते हैं। आज भी उनकी वो अफसरों को इतना प्रेशराइज करके उनसे पैसा बटोरने के चक्कर में उनसे कहीं ना कहीं रिकवरी एजेंसी जो इन्होंने बनाई थी पूरे परिवार ने मिलके उसका सिंडिकेट को धीरे धीरे तोड़ तो दिया हमने, अभी थोड़ा सा अभी भी बाकी है। सर आज हम आए हैं आपके पास रूबरू होने के लिए हमारे प्रोग्राम में सीधी बात में। तो सर आपने राजनीति के अंदर राजनीतिक करियर के अंदर कैसे आगाज़ किया? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो परिवार है वो देशभक्त परिवार रहा। किसान फैमिली मेरा जन्म हुआ और हमारे जो ग्रैंड फादर साहब थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। उनका लंबा संघर्ष था इस देश को आज़ाद कराने में। उसके बाद हमारे फादर साहब ने खेतीबाड़ी से जो एक किसान अपने परिवार का पालन पोषण करता है, हमारे पिताजी ने हमें शिक्षा दीक्षा दिलाने का काम किया, अच्छे संस्कार देने का काम किया। और जो ये सामाजिक सेवा थी वो हमें विरासत में मिली। देशभक्ति के साथ साथ हमारे पूरे समाज का, चाहे हम छत्तीस बिरादरी के लोग थे, एक जुड़ाव होता था, एक दूसरे के हम काम आते थे। किसान देश का अन्नदाता है, प्रदेश का अन्नदाता है। तो किसान फैमिली में जन्म होने के नाते बहुत से ऐसे वर्ग थे जो सीधे तौर पे किसान से जुड़े होते थे, तो उनका पालन पोषण भी किसान के साथ मिलकर ही होता था। ये परंपरा हमने हमारे फादर साहब और हमारे ग्रैंड फादर साहब के समय से देखी थी और उनकी शिक्षा दीक्षा हमें मिली और उसको हमने अडोप्ट किया और उसको आगे बढ़ाने का काम किया। खेतीबाड़ी से अपने परिवार के पालन पोषण मेरे फादर ने जब हमें अपने खेत की या जो भी हमारा व्यवसाय खेती था उसकी बागडोर संभलवाई बड़े बेटा होने के नाते। उसके बाद हमने व्यापार में अपना भाग्य आजमाया और व्यापारिक तौर पे हम महानगरों की तरफ गए, वहाँ हमने अपने आप को स्थापित किया। साथ में हमारा जुड़ाव हमारे टोहाना हल्के से, मेरे परिवार से जो का तो बना रहा। और मैं अपनी जो रिक्वायरमेंट हमारी कंस्टिट्यूंसी में आती रही और जिसको मैं करने में सक्षम था, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, बेटियों को फ्री पढ़ाने की बात हो, कमज़ोर वर्ग में बेटियों की शादी करवाने की बात हो, बार बार हमें बुज़ुर्गों को मान सम्मान देने की बात हो, 36 बिरादरी है क्या उसके लिए हमें मधुरमीन समारोह करके पूरे समाज के साथ नया साल मनाने की बात हो। हेल्थ के तौर पे जब हमारे साथियों की तरफ से जो हमने संगठन खड़ा किया, एक सामाजिक संगठन, आँखों के फ्री ऑपरेशन, बार बार चेकअप कैंप लगाकर उन बुज़ुर्गों को फैसिलिटी देने की बात हो हेल्थ में, और कई प्रकार के कैंप लगाकर, और हमारे जो धार्मिक संस्थाएं थी उनमें जहाँ भी हमारी ज़रूरत आई, चाहे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों की बात हो, समाज को जोड़ के चलने की बात हो, वहाँ हमने हमारे पूरे संगठन ने जो हमने संगठन खड़ा किया, जागो दिशास की सोच नहीं, उनके एक एक कार्यकर्ता ने, एक हमारे साथी ने समाज को जोड़ने में और समाज के लिए जो भलाई के काम थे उसमें एक अहम भूमिका से लंबे समय से हम उस कंटिन्यूटी में लगे हुए थे। लोगों की मांग पर कि टोहाना के अंदर एक जो राजनीतिक डेवलपमेंट जिस रूप में नेता जो भी रहे उनसे यहाँ के हल्के के लोगों की उम्मीद थी, लोगों को भी लगता था और जब मैं लोगों के बीच में मुझे भी लगता था कि उस तरह की डेवलपमेंट मेरे टोहाना हल्के की यहाँ के जो भी नेता किसी भी पार्टी से रहे वो करने में सक्षम नहीं रहे या वो करना चाहते नहीं थे। पिछला चुनाव हमने हमारे टोहाना हल्का की जनता के आशीर्वाद से उम्मीदवार, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ा। 40,000 के आसपास हमें लोगों ने वोटें दी, लेकिन हम चुनाव लूज कर गए। हमने ना ही हमारी सेवा बंद की, ना ही हमने जो लोगों ने हमारे से उम्मीद देखी थी जनता के बीच में सुख दुख के साथी रहे।
और जितना हमसे बन पाया हमने, जो एक सेवा हमारे पूरे संगठन के माध्यम से और हमारे परिवार के माध्यम से, मेरे भाइयों के माध्यम से हमने कंटिन्यूटी रखी। और साथ ही साथ पहले हमारा परिवार कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करता रहा, क्योंकि पार्टी ही देश में एक होती थी। देश की आज़ादी की बात को देखे हुए इतिहास उठाकर तो पार्टी कांग्रेस होती थी उस टाइम से। फिर हमने पार्टी में एक संगठन में जाकर कांग्रेस में काम किया। 5 साल लगातार जितना संभव हो सका पार्टी के लिए हमने काम किया, लेकिन वहाँ लास्ट मोमेंट पर आकर पार्टी की क्या मजबूरियाँ रही, क्यों उन्होंने हमें टोहाना की तरफ से पार्टी ने नहीं उतारा। एंड मौके पर हमारा पार्टी की तरफ से टिकट कटने पर साथ के साथ हमें जेजेपी की तरफ से अप्रोच हुआ। चुनाव हमने लड़ना ही था, हमारे साथियों ने ये तैयारी की हुई थी। तो जब हमारे वहाँ डिस्कशन हुई तो हमारे साथियों ने तय किया कि हम जेजेपी की पार्टी की अगर टिकट की ऑफर है तो आप जेजेपी पार्टी से हम टिकट पर चुनाव लड़ें। और हम एक अच्छा मजबूत चुनाव टोहाना हल्का में हमने लड़ा, हमारे साथियों ने लड़ा। एक साथी ने अपने आप को देवेंद्र सिंह बबली बनाकर देवेंद्र सिंह बबली की सोच को बढ़ा करके लड़ा, और टोहाना हल्का वासियों ने भी आशीर्वाद देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजनीति में आने का कोई ना ही तो मेरा कोई पर्सनल एजेंडा था और ना ही कोई हमारे साथियों का पर्सनल एजेंडा था, वो एक समय की मांग थी। और आज उस मांग के बाद जब हम एज ए विधायक जनप्रतिनिधि होने के नाते जिस चेयर पर टोहाना हल्के की जनता ने हमें बिठाया है, मैं ईमानदारी से पूरी मर्यादा के साथ उस कुर्सी के साथ न्याय करना चाहता हूँ जिसमें जनता ने एक उम्मीद के साथ देवेंद्र सिंह बबली को बिठाया। ये हमारा सोशल सेवा से लेके आज तक का रांदी का सफर रहा। बहुत बढ़िया आपने बताया कि आपका जो परिवार था वो भी सोशल सेवा में लगा हुआ था, आप भी सोशल सेवा में लगे हुए हैं, और आपने अपना राजनीतिक करियर भी हमें पूरी डिटेल के साथ बताया। तो सर, जैसे आपने बताया आप कांग्रेस से जेजेपी में शिफ्ट हुए हैं, या हम कह सकते हैं आप जेजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े हैं। तो एजेंडा, जब आप कांग्रेस में थे तो हम आपके बयान सुनते थे, तब आप बीजेपी के खिलाफ काफ़ी बोलते थे, क्योंकि इनकी नीतियों के खिलाफ या जो जनता की आवाज़ आप उठाते थे। तो आज वही बीजेपी है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मन में कुछ ऐसी संशय या कोई ऐसा सवाल उठता होगा? देखिए, विचारधारा की लड़ाई है। साथ में जब हम कांग्रेस में काम करने में लगे हुए थे तो हम विपक्ष की भूमिका में थे। लोगों ने हमें कैंडिडेट नहीं चुना था, हालांकि हम इंडिपेंडेंट लड़े थे। लेकिन जब हम किसी पार्टी के किसी प्लेटफार्म पर जाकर आप काम करते हैं तो कुछ पार्टी की नीतियाँ होती हैं, आपको उसके हिसाब से भी काम करना होता है। और वो चीज़ें जब आज आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है, बिल्कुल हम सहयोगी के रूप में एज ए पार्टनर, हमने हमारे सहयोग से आज प्रदेश में सरकार है। हम हमारे 10 विधायक जेजेपी के बने, जिसमें हमारे पार्टी के जो विधायक बने थे दुष्यंत चौटाला जी, जिनको हमने सभी विधायकों ने अपना नेता चुना। उसके बाद वो आज प्रदेश के डिप्टी सीएम के रूप में काम कर रहे हैं। खट्टर साहब पहले भी मुख्यमंत्री थे, दूसरी बार उनको पार्टी ने भी मौका दिया और जनता ने भी 40 सीट दी। पूर्ण बहुमत तो नहीं आया, 75 पार की बात होती थी, लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष भी बहुत कमज़ोर रहा, मैं कहूँगा। और जो जनता ने मैंडेट दिया, हमें नतमस्तक होकर उसका आदर करना चाहिए। बात रही विचारधारा की या काम करने की, या हम पहले क्या बोलते थे। अब इलेक्शन के दौरान हमारा जेजेपी पार्टी का एक मैनिफेस्टो तैयार हुआ था। एक मैनिफेस्टो मैंने अपने पूरी कंस्टिट्यूंसी का मैंने खुद ने तैयार करवाया था। शायद वो हो सकता है किसी और हल्के में भी किसी विधायक ने प्रयास किया हो, लेकिन 3-4 महीने चुनाव से पहले पूरी एक टीम हमने हायर की कि हमारे हर टोहाना के जो 104 गांव हैं, मेरे टोहाना शहर के जितने 23 वार्ड हैं, जाखड़ में हमारे जो 16 वार्ड हैं, सभी वार्ड में हमारी टीमें गई, हर गांव में हमारी टीमें गई कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है। 5-7 मूलभूत सुविधाएं होती हैं, उनकी तो कमी कहीं न कहीं लोगों को खल भी रही थी, और वो कमी ग्राउंड पे थी भी। एजुकेशन में सुधार की ज़रूरत थी, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर थी, कई गांव में पीने के पानी की समस्या थी, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी, बेटियों की शिक्षा के लिए बेहतर यहाँ संसाधनों की समस्या थी, हेल्थ की जो फैसिलिटी जो एक मेन इशू कारण था, जो मेरे शहर में पिछले जब से हरियाणा बना है 66 से लेके एक लंबे समय से एक बहुत अच्छे हमारे सिविल हॉस्पिटल के हालात थे, और फैसिलिटी को देख लीजिए। और एक रोज़गार, नौजवानों को किस तरीके से हम रोज़गार दे सके, किसान को उसकी फसल का
सही मूल्य और जो सरकारें मैनिफेस्टो में भी लिखती हैं चुनाव से पहले और भाषणों में बड़ी बड़ी बातें भी होती है कि उसको हम किस ढंग से किसान को एक अच्छे उसकी इनकम ताकि एक वो जो इस देश प्रदेश का अन्नदाता है वो अपने जीवन को अपने परिवार का पालन पोषण मान सम्मान के साथ कर सके। ये सारी की सारी चर्चाएं चुनाव से पहले भाषणों में भी होती है, मैनिफेस्टो में पार्टियों के द्वारा लिखी जाती है, लेकिन उसके बाद जब सरकारें बन जाती हैं तब हम उसको कितना ईमानदारी के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं, ये एक सोचने का विषय था। बहुत से ऐसे जब हम विधायक बनने के बाद जब बीजेपी की हमारे सहयोग से सरकार बनी, बहुत से ऐसे कारण आपने पिछले दिनों में देखे होंगे कि जिन पे मैंने जनता टोहाना हल्के की जनता का प्रतिनिधि होने के नाते इनकी आवाज़ जहाँ भी एक सही तरीके की बात उठाने की बात थी तो महेंद्र सिंह बबली पहले भी टोहाना हल्का की जनता के साथ खड़ा दिखाई दिया होगा और आने वाले समय भी आपको टोहाना हल्के की जनता के साथ खड़ा दिखाई देगा। और सर अगर बात करें आपके मैनिफेस्टो की, जेजेपी का जो मैनिफेस्टो था तो उसमें कई बातें ऐसी लिखी गई थी जो अभी तक लगभग लागू नहीं हुई हैं, आधी अधूरी हुई हैं। जैसे पेंशन की बात करें, 5,000 बोला गया था अभी पेंशन हो जाएगी, तो वो अभी 250 रुपये महीने के हिसाब से बढ़ी है। रोज़गार की बात करें, अभी 75% रोज़गार हरियाणा के युवाओं को मिलेगा। और आज हालात देखें, चलो ये तो एक वैश्विक महामारी आ गई है जिसके कारण सारी दुनिया ही अस्त व्यस्त हो गई है, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैनिफेस्टो में बहुत सी बातें हैं। मैंने भी जेजेपी पार्टी में जब हम गए, क्योंकि हम तो नॉमिनेशन की लास्ट डेट 4 तारीख थी, 3 तारीख को दूषण से मेरी मीटिंग हुई थी। उस टाइम तो एक लंबे संघर्ष की बात थी। उस टाइम ये था भी नहीं कि सत्ता में हमारी भागीदारी होगी या नहीं होगी, लेकिन जनता के बीच में जाके जनता की आवाज़ बन के काम करेंगे। ये जनता ने जो फैसला लिया, उनकी 40 सीटें हमारी 10 सीटों के तालमेल से बहुत सी बातें, जैसे आप अब 5,000 नहीं थी, 5100 रुपये का 5100 रुपये का इनकी घोषणा पत्र में लिखा गया था जेजेपी पार्टी के द्वारा। देखिए, बहुत से घोषणा, कांग्रेस पार्टी का भी घोषणा पत्र था, बीजेपी का भी था, जेजेपी का भी था, आदर्श पार्टी और लड़ी उनके भी रहे होंगे घोषणा पत्र। अब पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि स्पष्ट बहुमत के साथ जेजेपी सत्ता में नहीं आई। आज हम उनके चौथे हिस्से के सहयोगी हैं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं कहें तो सत्ता की चाबी तो आपके हाथ में ही है। आज भी सत्ता की चाबी पूरी हाथ में नहीं है ना, पूरी हाथ में होती तो शायद जो बातें कही उन पे हम कितना खरा उतरते या नहीं उतरते वो तो समय बताता। फिर सारे वो हमारे हरियाणा में कहा होता ना, ब्याह के गीत सच्चे नहीं होते थे। ये जब लोगों से वोटें हमने लेनी होती ना टाउन में, तब तो मैनिफेस्टो बड़े रंगीन और बड़े तरीके के बन जाते। जब इनको पूरा करने की बात आती है, देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे प्रदेश का या देश का ऐसा बजट नहीं होता, फिर भी पता नहीं नेता इतनी बेखूबी के मतलब पूरा बेबाक होकर बोल देते हैं। लेकिन मैं आज की जो जनरेशन है या हमारे पहले बुजुर्ग थे, एजुकेशन का हमारे देश प्रदेश में अभाव था, अब लोग अवेयर हो चुके हैं। आने वाले समय में नेताओं को भी सोचकर अपनी बात कहनी पड़ेगी, सोच समझ कर। हाँ, लिमिटेड मैनिफेस्टो जो आगे लोग हिसाब भी मांगेंगे कि आप ये आज मैं कोई घोषणा मुख्य ऐसे कोई हमारी किसी पार्टी का भी नेता, बड़ा नेता कोई मुख्यमंत्री बनने की बात कहता है मुझे बनाओ, तो मैं ये घोषणा कर देते हैं, तो जनता ये पूछना शुरू करेगी और पूछना भी चाहिए कि आप ये बजट कहाँ से अरेंज करेंगे जो आपने ये बड़े बड़े वादे आप अपने घोषणा पत्र में लिख देते हैं। तो देखिएगा, एक अच्छी सोच थी, युवा नेता थे, उनके पास कोई एजेंडा रहे होंगे भी, जो चीज़ें उन्होंने जनता को चुनाव से पहले रैलियों में के माध्यम से भाषणों में कही या मैनिफेस्टो में छपवाई गई। कोई कमेटी बैठती, कोई अकेला तो एक दूसरी जिंदगी छपी नहीं होगी, पूरा एक संगठन काम करता है। ऐसे बीजेपी का संगठन काम किया होगा, ऐसे कांग्रेस का संगठन काम किया होगा। कांग्रेस की भी शायद 5100 रुपये की घोषणा थी। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अब वो समय मैं ये महसूस करता हूँ कि नहीं रहा कि आप जनता को बार बार बेवकूफ़ बनाएं। जनता समझदार है, जनता अब हर चीज़ को समझ के और किस नेता किस रूप में किस तरीके से काम करना चाहता है। अब दूषण जी पार्लियामेंट में जब इनको लोगों ने एमपी बनाकर चुनकर भेजा बड़े हमारे पंचायत में, तो इनकी परफॉर्मेंस लोगों को नहीं पसंद की। उसके बाद इन्होंने चलो पार्टी बनी, पार्टी के बाद हमारे जैसे जो लोग थे वो काफ़ी लोग जो खुद में जिनका एक रुतबा था, खुद जिन्होंने जनता के बीच में जाके एक सेवा के माध्यम से अपनी एक पहचान बनाई थी, खुद लोगों की एक पसंद बन के आए थे, मोस्टली कैंडिडेट वही है।
भाई लोगों ने अगर- युवाओं हाँ, की पसंद बने थे। बने थे। तो आप देखेंगे कि बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया साथ के साथ 2 दिनों में ही, और ये 10 सीटें ये बहुत महत्व रखती हैं हरियाणा महत्व की रखती राजनीति हैं, और उन लोगों का खुद का सबका अपना भी रुतबा था, साथ में पार्टी का एक संगठन का बेनिफिट कैंडिडेट को मिलता है, वो हम कहें हमें भी मिला है, हमारी तरफ से पार्टी को भी मिला। तो जो ये वादे हैं जो आप पूछ रहे थे, वो एक प्रयास है। देखिए अब ये मिनिमम कॉमन प्रोग्राम की बात थी, जो 75% रोजगार देने की बात थी। दुष्यंत जी ने प्रयास अपने उनके प्रयास करने में लगे भी हुए हैं। अभी ऑनलाइन एक पोर्टल का भी उन्होंने शुरुआत एक आधे दिन में करने जा रहे हैं, जिसकी पोर्टल की हमने सुना है, तो उससे भी कुछ ना कुछ नहीं देखिएगा, उम्मीदें वो पढ़े लिखे हैं, युवाओं को हैं। उम्मीदें, वो पढ़े लिखे हैं, और मैं ये महसूस करता हूँ कि जो बातें कही थी हो सकता है सारी पूरी हम ना कर पाएँ, पार्टी पूरी ना कर पाए, लेकिन आने वाले समय में जब समय जैसे जैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनमें आपको बेटर रिजल्ट नज़र आए। पूरे हरियाणा में मेरी कंस्टिट्यूंसी में 2,19,000 वोट है। पूरे हरियाणा में जो एक परसेंटेज पोलिंग होती है, वो टोहाना कंस्टिट्यूंसी की पूरे हरियाणा में सबसे ऊपर रही। 1,07,65 वोट लेकर मैं विधायक बना। लीड मार्जिन में सिर्फ एक जो हमारे हरियाणा प्रदेश के जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो मेरे से 2,500 से 3,000 लीड मार्जिन में मेरे से आगे रहे। बाकी जनता ने मुझे भरपूर आशीर्वाद टोहाना की जनता ने दिया, और जो टोहाना जिस के खिलाफ हमने चुनाव लड़ा, वो बड़े पद पे होने के नाते उन्होंने जितना उस पद की पूरी जो पावर यूटिलाइज इलेक्शन में जो बीजेपी की सरकार बन रही है, या जिस ढंग से भी उन्होंने वो करना चाहते, उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी, क्योंकि लूटपाट का माल बहुत ज़्यादा था। आगे वो 5 साल में उन्होंने पूरी भड़क निकाली थी अपनी। और गजब की बात देखिए, इतने लीड मार्जिन के बाद जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, अब भी उस प्रेस्टेशन से वो शख्स बाहर नहीं आ पा रहा है कि जनता ने कितना बड़ा थप्पड़ तेरे मुंह पे मार के तेरे को तेरा असली आईना दिखाने का काम किया है, उससे आज भी बाहर नहीं आते हैं। आज भी उनकी वो अफसरों को इतना प्रेशराइज करके उनसे पैसा बटोरने के चक्कर में उनसे कहीं ना कहीं रिकवरी एजेंसी जो इन्होंने बनाई थी पूरे परिवार ने मिलकर, उसका सिंडिकेट को धीरे धीरे तोड़ तो दिया हमने, अभी थोड़ा सा अभी भी बाकी है। कुल एक अहंकार, वो अहंकार तो जी रावण का नहीं बचा, तो ये जो इस टाइप के जो नेता अहंकारी नेता है ना, किसी का नहीं बचेगा प्रदेश में आने वाले टाइम में। धान की फसल आपके टचिंग एरिया में भी कुछ एरिया ऐसा आया होगा जहाँ पर उन्होंने धान की फसल बीजने से मना किया है, तो उससे जनता में काफ़ी किसानों में रोष है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं किसान होने के नाते तो इस टॉपिक पर हमारी चर्चा हुई थी। टेक्निकल ग्राउंड क्या लिया जाए कि हम जो पुरानी पद्धति थी फसल चक्र को अपनाएं। अगर हम किसान के साथ ज़बरदस्ती करेंगे, ना ही तो किसान के साथ न्याय होगा, और ना ही किसान, मैं ये मानता हूँ, चाहे उस चीज़ को बर्दाश्त करेगा। सरकार के पास बैकअप पॉलिसी होनी चाहिए। आज मेरे ही हल्के केस बताऊं कि 50 आस पावर की मोटर की बात आई कि उससे बड़ी मोटर होगी। पानी को हमें बचाना है, ये एक एक आदमी को उस सोचना पड़ेगा, पानी के महत्व को समझाना पड़ेगा, और उसके बारे में हम हर जो हमारा प्रदेशवासी है, हमारा चाहे किसान है, चाहे किसी और रूप में पानी तो हर आदमी यूज़ करता है। किसान खेती में ज़्यादा यूज़ करता है, बिना पानी के तो जीवन ही नहीं है, जल है तो जीवन है। तो वो हमें किसानों को समझाना पड़ेगा। कई एरिया डार्क जोन घोषित किया है, क्योंकि पानी काफ़ी गहरे चले गए हैं। काफ़ी सरकार ने अपनी तरफ से एक पूरा फीडबैक लेके उस काम को किया। जैसे मेरा भी जो जाखल बेल्ट है, वो ऑरेंज उसमें डाली है कि अगर आप धान की फसल से दूसरी फसल पे अपने आप को कन्वर्ट करते हैं, तो 7100 रुपये के आसपास किसान को सरकार बेनिफिट देगी। बागवानी के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बागवानी के लिए भी हमें थोड़ी सी जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उनमें चेंज करने की ज़रूरत है। आज हमारे पास प्रॉपर बागवानी का जो बैकअप है, हमारे जो सरकारी नर्सरियां हैं, या हमारा HU की बात करें, या किसान को उसके प्रति जागरूक करने की बात करें, उसके लिए एक अवेयरनेस की और एक थोड़ा सा मैंने एक अपना सुझाव दिया भी था कि कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस के लिए, जैसे हमें एक सैंपल ब्लॉक में किसी भी कुछ एरियाज को सैंपल के रूप में डेवलप करना चाहिए, क्योंकि जहाँ जो मिट्टी सूटेबल है वहीं प्लांटेशन की जाए। कहीं अमरूद की ज़रूरत है, कहीं नींबू की है, कहीं मौसमी की है, कहीं माल्टे की है, कहीं किन्नू की है। हर धरती और हर पानी एक जैसे इन्वायरमेंट के हिसाब से एक किसान सेंटर कहीं ना कहीं ऑनलाइन किसान सेंटर किसानों को बहुत ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत है, ये मेरा मानना है। क्योंकि आज का जो युवा हो पढ़ा लिखा है, खेती की तरफ से जो हमारे आने वाली जो खेती बाड़ी करने वाली जो भी किसान जिसको हम कहेंगे,
वो उनका ध्यान आज के जो नौजवान हैं उनका नहीं है। वो एक पैशन के तौर पे, एक सोच के तौर पे, एक अपना जो पुश्तैनी सिस्टम था उसके हिसाब से खेती भी आज एक इंडस्ट्री है। अब आज देखिए हमारे गांव में हमने 4-5 साल पहले एक प्रयास किया था। हमने छोटी सी एक बागवानी शुरू कराई जिसमें हमने प्लांटेशन मेरे फार्म से मैंने शुरू की, तो मेरे और किसानों ने भी शुरू की। तो उसमें अब अमरूद के जो बाग का ठेका है वो करीबन 2 से लेके 2.5 लाख रुपए तक का आज जा रहा है। अब किसान 2 फसलें हमारे यहाँ पानी है, नहर है, ट्यूबवेलों के पानी, कामयाब पानी है, लेकिन धान और गेहूं का अगर नेट मार्जिन आप दोनों फसलों का 90% सक्सेस धान और गेहूं की फसल के बाद 65-70 हज़ार से ऊपर किसान 50 हज़ार से ऊपर मार्जिन नहीं निकाल सकता। खर्चे बहुत हैं, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये एक फसल को पैदा करने में किसान का खर्च होता है। तो ये चीज़ें हैं कि उसकी इनकम दुगनी कैसी हो, ज़मीनें बटकी हैं, परिवार, हाँ अभी अवेयरनेस की कमी है, सुविधाओं की भी कमी है अभी, और सुविधाएँ और बेनिफिट देने की आज भी मैं ये समझता हूँ किसान को ज़रूरत है, जो सरकार को देनी चाहिए। ये थे हमारे साथ देवेंद्र सिंह बबली जी। आपने देखा बेबाक बोल, बेबाक बातें सिर्फ देवेंद्र सिंह बबली ही कर सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon.